हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राजेंद्र स्वामी चैनल में। और जो हमारा लास्ट टाइम का टॉपिक था जो स्थिर विद्युत की चल रही है अपनी, उसके अंदर हमने प्रेरण द्वारा आवेशन जो था वो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक रहेगा स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल। और इस बल की सहायता से कूलाम का नियम हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्थिर विद्युत बल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कूलाम बल किसे कहते हैं। अपने पास कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, क्या है, स्थिर बिंदु आवेश। तो उन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगता है उस बल को स्थिर विद्युत बल या कूलाम बल कहते हैं। क्या कहा मैंने, दो बिंदु आवेश उनके मध्य जो स्थिर है, यानी स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम बल या स्थिर विद्युत बल कहलाता है। और इनके मध्य जो बल लगता है वो आकर्षण प्रतिकर्षण प्रकृति का हो सकता है। यहाँ सजातीय आवेश हमने पढ़ा है कि वो प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश आकर्षित करते हैं। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल हो सकता है, जिसके बारे में कूलाम साइंटिस्ट ने हमें बताया और उसी को हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल के साथ जोड़ के चलते हैं, जो आपने पहले पढ़ रखा है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में कि गुरुत्वाकर्षण बल किन्हीं दो m1 m2 की वस्तुओं के मध्य जब बल लगता है जो r दूरी पर है, तो वो बल उनके द्रव्यमान के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि वो r दूरी पर पड़े हैं तो हमें इस प्रकार की इक्वेशन जो है वो प्राप्त होती है। अब ये जो नियम था वो गुरुत्वाकर्षण का नियम था, न्यूटन के द्वारा हमें बताया गया और द्रव्यमान से संबंधित था। अब हम कूलाम का नियम जो आवेश से संबंधित है, स्थिर और बिंदु आवेशों से संबंधित है, तो इनके मध्य यदि दूरी r है तो कूलाम के नियमानुसार इनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा जो आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगता है वह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की जो रेखा है, क्रिया रेखा, उसके अनुदिश होते हैं। यानी बल इस रेखा के अनुदिश मीन्स इधर लग सकता है या इधर लग सकता है, या फिर इस आवेश पे इधर या इधर ऐसे लग सकता है। आवेश इस टाइप से एक्ट नहीं करेगा, इस टाइप से कार्य नहीं कर सकता इन दोनों आवेशों के ऊपर। तो बल की दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे कि बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो क्रिया रेखा है उसके अनुदिश इनवर्ड या आउटवर्ड हो सकता है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ हो सकता है, लेकिन इसके लंबवत, पृष्ठ के लंबवत नहीं हो सकता। तो यहाँ से जब हम देखते हैं कि अपने पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया था जो हमने पहले पढ़ रखा है इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करने पर। अब सिमिलरली यहाँ क्या आएगा, देखिए F इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बटे R स्केयर। के यहाँ क्या है, कूलाम नियतांक या स्थिरांक आप इसको कह सकते हो, ये वैल्यू आती है। और जो के होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर भी होता है। मैंने क्या लिखा, एप्सिलॉन, इसको क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। अगर निर्वात की विद्युतशीलता यूज करते हैं तो इसको एप्सिलॉन नॉट लिखा जाता है। के जो है वो नियतांक के बराबर आया है। अब इसके आगे डिस्कशन करते हैं। जो हमारे पास के आया है उसकी वैल्यू जो होती है वो k इज इक्वल टू 9 इंटू
10⁹ होती है। 9 × 10⁹ होती है। k का यूनिट हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, क्या आएगा, k = जो फार्मूला हमारे पास बनता है F × r² / Q1 Q2, तो वैल्यू क्या आई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। आवेश का मात्रक कूलाम होता है, मल्टीपल में कूलाम स्क्वायर बन गया, मीटर दूरी का मात्रक हो गया, न्यूटन बल का मात्रक हो गया। ये अपने पास k की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं हम, ये जो नया शब्द हमने यूज किया है एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट होता है मेरे प्रिय विद्यार्थियों निर्वात की विद्युतशीलता। अब हम विद्युतशीलता शब्द को पहले क्लियर करते हैं कि विद्युतशीलता क्यों यूज की जाती है या ये फैक्ट क्या होता है। तो विद्युतशीलता मीन्स, देखिए दो आवेश पड़े हैं, तो दोनों आवेशों के मध्य जो माध्यम होता है, बीच में जिस माध्यम में ये रखे हुए हैं उनके ऊपर, जो माध्यम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों आवेशों के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल कितना होगा। मीन्स टू से एक अपने पास Q1 है, एक Q2 है, इनके मध्य ये जो माध्यम है ये हवा है, निर्वात है या पानी, केरोसिन ऑयल, कोई भी माध्यम इनके बीच में हो सकता है, और वो माध्यम इनके मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल है उसको प्रभावित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, यदि हमें ये बोला जाए कि हवा के अंदर हमें किसी वस्तु के ऊपर हाथ से बल लगाना है, और एक ये बोला जाए कि पानी के अंदर आपको अपने हाथ से बल लगाना है, तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको पानी के अंदर जब बल लगाना पड़ेगा तो वो अधिक लगाना पड़ेगा वायु की कंपैरिजन में। तो यहाँ स्पष्ट क्या हो रहा है कि बल के अंदर बदलाव जो आ रहा है वो उनके बीच जो माध्यम बदला गया है, पहले माध्यम हवा थी, अब माध्यम पानी है, इसलिए माध्यम बदलने के कारण बल का परिमाण बदल रहा है। और सेम टू सेम वही पोजीशन यहाँ होती है कि आप Q1 और Q2 के बीच कोई भी माध्यम यदि रखते हो, तो यदि माध्यम निर्वात है तो उसका बल जो होता है वो सबसे कम लगता है। जैसे जैसे आप इन दोनों के मध्य माध्यम बदलते जाओगे तो जो परिणामी बल है इनके मध्य आकर्षण और प्रतिकर्षण, वो बल क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा। तो यदि आपने इनके बीच में निर्वात के अलावा कोई भी माध्यम रखा है तो एप्सिलॉन नॉट की जगह आप एप्सिलॉन m का यूज करोगे, और वो उसे आप बोलोगे माध्यम की विद्युतशीलता। क्या बोलोगे, माध्यम की विद्युतशीलता। और यदि निर्वात रखा हुआ है तो बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखिए k का यूनिट बन गया अपने पास, और मैंने आपको विद्युतशीलता शब्द से भी जो है वो परिभाषा इसकी बता दी है। यहाँ से देखिए k = अभी हमने पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट k के यूनिट के क्या है, बिल्कुल विपरीत है। k का यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो इसका क्या बन जाएगा, पर कूलाम पर मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर। इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट जो अपने पास उसका यूनिट। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या हो जाता है, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और कूलाम स्क्वायर, ये आ गया इसका मात्रक। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास k आया है वो k यानी क्या है, पहली बात तो k अपने पास क्या है कि दोनों आवेशों के मध्य जो भी माध्यम रखा हुआ है उसकी विद्युतशीलता क्या है, उसके अकॉर्डिंग k का मान बदलता है। तो k का मान दो बातों पर निर्भर करता है। फर्स्ट है कि अपने पास मात्रक की पद्धति कौन सी यूज कर रहे हैं हम, और दूसरा है पद्धति मीन्स SI पद्धति, CGS सिस्टम, ऐसा हम यूज करते हैं, उसके अकॉर्डिंग मात्रक की जो पद्धति हम यूज कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ बात करूँ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, तो न्यूटन SI मात्रक है, इट मीन्स ये SI पद्धति में हमने k को लिख रखा है। यदि इस k का मान मैं CGS पद्धति में बदल देता हूँ तो अपने पास क्या होगी, जो k का मान है वो क्या हो जाएगा, CGS पद्धति के कारण प्रभावित हो जाएगा, बदल जाएगा। उसको भी हम अभी डिस्कशन करेंगे। और दूसरा ये डिपेंड करता है, एक तो मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है, एक
माध्यम पर निर्भर करता है कि इनके मध्य कौन सा माध्यम रखा हुआ है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पहले हम मात्रक की पद्धति इसको कैसे प्रभावित करती है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, के का मान किन पद्धतियों पर निर्भर करता है या के का मान किस बातों पर निर्भर करता है। के क्या है, दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है उसका जो विद्युतशीलता है उसके अकॉर्डिंग, यानी बीच का माध्यम बदलने से जो बल प्रभावित हो रहा है उसकी गणना हम कर रहे हैं। तो देखिए हमने अभी पढ़ा है कि जो K है उसका मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर ये होता है। यदि इसको हम CGS पद्धति में कन्वर्ट करें, CGS पद्धति में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए 9 × 10⁹ न्यूटन मात्रक है फोर्स का। SI सिस्टम में हम करते हैं CGS सिस्टम में, CGS सिस्टम में कन्वर्ट करोगे तो न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन होते हैं इनटू में। मीटर स्क्वायर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 100 × 100 क्योंकि इसका स्क्वायर है, इनटू में पर कूलम स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ हमने पहले एक यूनिट की है, यूनिट ऑफ चार्ज पहला लेक्चर, उसमें 1 कूलम 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के इक्वल होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्या बोला मैंने, 1 कूलम 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर होता है। स्टेट कूलम CGS मात्रक है, CGS पद्धति में इसका मात्रक है आवेश का, और कूलम जो है वो SI पद्धति में। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 × 10⁹ पर कूलम स्क्वायर है, 2 बार लिखा जाएगा। कैलकुलेट कीजिए, 9 3 × 3 कैंसिल हो गए, इसकी पावर 9 और 5 14, 4 18, 9 और 9 18 मीन्स 10⁻18 मीन्स 1। तो क्या हुआ, CGS पद्धति में K का मान क्या आ गया 1 आ गया, और SI पद्धति में K का मान क्या आ गया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आ गया। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखिए मात्रक पद्धति प्रभावित करती है इस K के मान को। SI सिस्टम में अलग आ रहा है, CGS में अलग आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि K का मान मात्रक पद्धति पर डिपेंड करता है। सेकंड वन देखिए, अब साइलेंट नोट जो होता है उसकी फिक्स वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अब इसके बाद में सेकंड अपना कंसेप्ट था कि ये किस पर डिपेंड करता है, K की निर्भरता है माध्यम पर। K की निर्भरता किस पर है, माध्यम पर। माध्यम पर कैसे है, देखिए हम अलग अलग कंसीडर करते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि 2 आवेश हैं, उनके मध्य निर्वात है। क्या है, 2 आवेश हैं Q1 और Q2, उनके मध्य क्या है, निर्वात है। तो F को किससे लिखेंगे, F निर्वात से लिखेंगे भी, F निर्वात आ गया। और फिर हम इनके मध्य क्या रखेंगे, माध्यम। तो पहले F निर्वात रख दिया, वैल्यू क्या आई 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे R², ये वैल्यू आ गई। क्या लिखा है मैंने, निर्वात है तो 1/4π Q1 Q2 बटे R²। अब यही F कोई भी माध्यम रखने की वजह से आता है, तो 1/4π ये मैं आपको बता चुका हूँ ε/m, किसी माध्यम को रखने पर इसको ε/m लिखा जाता है। ये आ गया, यानी हम क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, 2 आवेश थे, दोनों आवेशों के मध्य पहले निर्वात थी, फिर दोनों आवेशों के मध्य हमने कोई माध्यम रख दिया, जैसे हवा पानी कोई भी माध्यम एंटर कर दिया, तो उनका बल प्रभावित हो गया। और स्पष्ट सी बात है स्टूडेंट्स, जब निर्वात था तब तो बल उनके मध्य अधिक लगेगा, क्योंकि वो उनको बल लगाने की परमिशन ज़्यादा देता है, और कोई माध्यम आ जाता है तो वो निर्वात की तुलना में क्या होगा, घटता जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, माध्यम रख लिया। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ये इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं। F निर्वात को मैं F नोट से लिख रहा हूँ, और F माध्यम को मैं FM से लिख रहा हूँ, इज इक्वल टू क्या आएगा, ये देखिए स्टूडेंट, ये तो डायरेक्ट कट जाएगा यहाँ से, और क्या बच गया 1/4πε0 डिवाइड बाई 1/4πε/m डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा ε/m/ε0। तो F नोट बटे FM, रिजल्ट क्या मिला हमें, F नोट बाई FM
इज इक्वल टू एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको आप क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन r लिख सकते हो भी कंप्लीटली। इसको क्या लिख सकते हो, एप्सिलॉन r। ये क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, एक की कंपैरिजन में दूसरे के साथ अगर अनुपात निकाला जाता है, यानी उसकी अपेक्षा बड़ा या छोटा, तो आपेक्षिक विद्युतशीलता, या इसको कह देते हैं परावैद्युतांक। इस बार जो पेपर हुआ था RBSc का 2020 का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर में कि परावैद्युतांक को परिभाषित कीजिए। तो वो क्या होगा कि माध्यम में विद्युतशीलता तथा निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। तो ये हो गया अपने पास एप्सिलॉन r। तो एप्सिलॉन r जो है वो हमेशा एफ नोट, देखिए पहले फार्मूला दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एफ नोट बाई एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन m बाई एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन r। इसे आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। एप्सिलॉन r ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, यानी इसकी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से बड़ी होती है, नेगेटिव में नहीं होती। निर्वात के लिए एप्सिलॉन r जो होता है वो ऑलवेज 1 होता है। और किसी हवा के लिए, केरोसिन ऑयल के लिए डिफरेंट टाइप जो भी मीडियम आप चेंज करोगे वैसे वैसे एप्सिलॉन r की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो ये फिक्स वैल्यू हम टेबल में देख सकते हैं। और जो एप्सिलॉन r है वो क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। तो ये था स्टूडेंट हमारे आज का लेक्चर जो था कूलाम का नियम, यानी कूलाम बल से हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। कूलाम बल क्या था, 2 बिंदु स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल कूलाम बल कहलाता है। तथा फिर हमने पढ़ा था कि कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है, और वो क्या होता है, उनके गुणनफल के समानुपाती होता है बल, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जो इनके बीच की जो बल लगता है वो हमेशा इनकी क्रिया रेखा के अनुदिश लगता है, यानी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, क्रिया रेखा के अनुदिश ही लगेगा। इसके बाद में हमने पढ़ा कि के की वैल्यू जो होती है वो 9 × 10⁹ CGS पद्धति में, SI पद्धति में होती है, बट CGS पद्धति जो है इसको प्रभावित करती है, और उसकी वैल्यू हमने देखा कि वो 1 आ जाती है CGS पद्धति में के का मान। और जो माध्यम होता है इन दोनों के बीच वो इनके बल को प्रभावित करता है। हमने निर्वात या किसी अन्य माध्यम के बीच में जब बल की तुलना की तो हमारे पास एप्सिलॉन r आया था, और उसको हमने आपेक्षिक विद्युतशीलता बोला था जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है ऑलवेज। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अब कल हम पढ़ने वाले हैं कि जो कूलाम का बल है उसके अंदर अभी जो हमने निकाला है कूलाम का बल, उसमें हमने उस बल का सिर्फ और सिर्फ परिमाण निकाला है। क्या निकाला है, परिमाण। उसकी दिशा ज्ञात करने के लिए हमें कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ना पड़ेगा। यानी सदिश क्या होता है कि जिसकी दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बल एक सदिश राशि है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, वो बल है उसकी दिशा ज्ञात करेंगे। यानी टॉपिक रहेगा कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। थैंक यू।